सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समीकरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में जो समीकरणों के अलग अलग कैसे बनती है, क्या गुणधर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं आप समीकरण, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस इन समीकरण सिद्धांत। तो सबसे पहले समीकरण की बात करते हैं। किन्हीं भी दो व्यंजकों को बराबर के चिन्ह से मिला दें। कोई भी दो व्यंजक ले लें आप और दो व्यंजकों को बराबर के चिन्ह से मिला दें, तो जो नया स्टेटमेंट आता है, नया कथन आता है, वो समीकरण कहलाती है और वो x के निश्चित मानों से संतुष्ट होती है। When we combine two statements by the symbol of equal, then resulting statement is called an equation which is satisfied by certain values of x। जैसे आप लिख सकते हैं 3x + 4 बराबर 5 - 2x। दो स्टेटमेंट लिए आपने, दो कथन लिए, बराबर के चिन्ह से जोड़ दिया, तो जो कुछ आया बाद में नया स्टेटमेंट आया, वो क्या है, वो एक समीकरण बन गई। और देख सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को, किसी भी व्यंजक को 0 के बराबर रख दें। जैसे आपने लिख दिया 2x² + 3x - 5 बराबर 0, तो ये जो नया स्टेटमेंट आ रहा है, नया कथन आ रहा है, ये भी क्या है, ये भी समीकरण है। किन्हीं भी दो व्यंजकों को बराबर के चिन्ह से जोड़ दें या किसी व्यंजक को 0 के बराबर रख दें, तब जो नया कथन आता है, नया स्टेटमेंट आता है, वो समीकरण कहलाता है और ये निश्चित मानों x के निश्चित मानों से संतुष्ट होती है। और देख सकते हैं ये भी एक समीकरण हो गई। तो इस तरह से आप, ये समीकरण की बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। बीजीय समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, वो एल्जेब्रिक हों, बीजीय हों, बीजीय समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ax + b बराबर 0। यहाँ 2 और 3 की बजाय, वो लिखने की बजाय क्या लिखा है आपने, a b गुणांक हो गए। ये आपकी क्या है, बीजीय समीकरण हो गई। और लिख सकते हैं आप ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। एक और लिख सकते हैं a0x⁴ + a1x⁴ -1 + a2x⁴ एंड सो ऑन an-1 × x + an बराबर 0। यहाँ जो कोफिशिएंट हैं सभी x के पदों के, x की जो घात वाले पद हैं, उनके गुणांक a0, a1, a2 अप टू an दे रखें, तो ये सारे एल्जेब्रिक हैं, तो इसलिए इसको अपन बीजीय समीकरण बोलते हैं। और अगर ये एल्जेब्रिक की बजाय संख्यात्मक हो जाए, न्यूमेरिकल हो जाए, तो वो संख्यात्मक समीकरण कहलाती है। संख्यात्मक समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें गुणांक न्यूमेरिकल्स हों, संख्याएं हों, वो संख्यात्मक समीकरण कहलाती है। जैसे देख सकते हैं आप 3x + 4 बराबर 0, x² - 4x + 3 बराबर 0, x³ - 6x² + 11x - 6 बराबर 0। ये कैसी इक्वेशंस हो गई, ये संख्यात्मक समीकरण हो गई, न्यूमेरिकल इक्वेशंस हो गई। तो ये न्यूमेरिकल इक्वेशंस की बात रही। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण समीकरण, कंप्लीट इक्वेशन, जैसा नाम है, ऐसी समीकरण जिसमें सभी पद उपस्थित हों। जैसे अगर n घात की समीकरण है, तो उसमें n घात का पद भी हो, n-1 घात का पद हो, n-2 घात का पद हो, और घटते घटते 1 घात का पद और अचर पद हो। दो घात की समीकरण हो, तो उसमें सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और कांस्टेंट तीनों पद हों, तो ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, पूर्ण समीकरण कहलाती है। जैसे आप देखते हैं 3x² + 4x + 5 बराबर 0। x² वाला पद भी है, x वाला पद भी है, अचर पद भी है, तो ये पूर्ण द्विघात समीकरण हो गई। और देखते हैं ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। 3 घात की समीकरण है, इसमें x³ वाला पद है, x² वाला पद है, x वाला पद है, अचर पद भी है, तो ये पूर्ण घनीय समीकरण हो गई, कंप्लीट क्यूबिक इक्वेशन। n डिग्री वाली लेते हैं, a0x⁴ + a1x⁴n - 1 + a2x⁴n - 2 + ... an - 1x
प्लस ए एन बराबर 0। ये आपकी पूर्ण एन घात की समीकरण हो गई। इसमें एन से लेके घटते घटते लगातार एक और जीरो घात यानी अचर पद विद्यमान है, तो ये इक्वेशंस कहलाती हैं कंप्लीट इक्वेशन, पूर्ण समीकरण। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपूर्ण समीकरण, इनकम्प्लीट इक्वेशन। इनकम्प्लीट इक्वेशन में ऐसी समीकरण जिसमें सभी पद उपस्थित ना हो। 3x² - 4 बराबर 0। अब ये दो घात समीकरण है, दो घात की समीकरण है, लेकिन इसमें दो घात का पद है, एक घात का पद नहीं है, तो ये अपूर्ण समीकरण कहलाएगी। x³ + 6x - 7 = 0। अब ये देख सकते हैं घनीय समीकरण है, तीन घात का पद दिखाई दे रहा है, एक घात का है, दो घात वाला पद नहीं है, तो ये अपूर्ण समीकरण कहलाती हैं, इनकम्प्लीट इक्वेशन कहलाती हैं। x⁴ - 4x⁴ + 3x³ - 5x + 7 बराबर 0। अब ये देखते हैं 6 घात की समीकरण है, लेकिन इसमें 6 घात का पद है, 5 घात का पद नहीं है, दो घात वाला पद नहीं है, इसलिए एक ऐसी इक्वेशन हो गई, इनकम्प्लीट इक्वेशन हो गई। जैसा नाम है उसी के आधार पर। अब आगे लेते हैं। फिर आते हैं समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। कोई समीकरण दे रखी है, x चर है, चर x में कोई समीकरण दे रखी है, तब x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, समीकरण 3x - 5 बराबर 0 x बराबर 5/3 से संतुष्ट होती है, इसलिए इसका मूल 5/3 है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस ये कहती है कि जो समीकरण जितनी घात की होगी उसके उतने ही मूल होंगे। ये एक घात की समीकरण लिखी है तो एक ही मूल होगा, एक ही मान से संतुष्ट होगी। 3x - 5 बराबर 0 है, 3x बराबर 5 लिख सकते हैं, तो x बराबर 5/3 आ गया। तो कोई भी समीकरण x के जिन मानों से संतुष्ट होती है वो उसके मूल कहलाते हैं। दूसरा देखते हैं, समीकरण x² - 3x + 2 बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 से संतुष्ट होती है, इसलिए इसके दो मूल 1 और 2 होंगे। कोई भी समीकरण x के जितने मानों से संतुष्ट होती है वो उसके मूल कहलाते हैं। ये x के दो मानों से संतुष्ट हो रही है, दो मूल हो गए। दो घात की समीकरण है तो दो ही मूल होंगे इसके। फिर और आगे लिखते हैं। अब ये घनीय समीकरण लिखते हैं, समीकरण x³ - 6x² + 11x - 6 बराबर 0, x बराबर 1, 2, 3 से संतुष्ट होती है, इसलिए इसके मूल x बराबर 1, 2 और 3 होंगे, इसलिए इसके मूल 1, 2 व 3 हैं। सिंस गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई x = 1, x = 2 and x = 3, therefore its roots are 1, 2, 3। समीकरण x² + 4 बराबर 0, x बराबर 2 आयोटा और x बराबर -2 आयोटा से संतुष्ट होती है। अब ये काल्पनिक मूल आ गए इसके, किससे संतुष्ट हो रही है? 2 आयोटा से भी सेटिस्फाई हो रही है, -2 आयोटा से भी हो रही है। x बराबर 2 आयोटा रखेंगे तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर -4 आएगा, -4 + 4 0 हो गया। -2 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तब भी -4 आएगा, तो दोनों से सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इस समीकरण के मूल 2 आयोटा और -2 आयोटा हैं। x के जिन मानों से संतुष्ट होती है वो उसके मूल कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आप। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण का हल। किसी भी समीकरण के सभी मूल मिलकर उसका हल बनाते हैं। अगर द्विघात समीकरण है तो दो मूल होंगे, तो दोनों मूलों को जब साथ साथ लिख देंगे वो तो समीकरण का हल होगा। घनीय समीकरण होगी तो उसके 3 मूल होंगे, तीनों मूलों को साथ साथ लिख देंगे तो वो उसका हल कहलाता है। जब भी आपसे कहते हैं समीकरण को हल करो तो आपको सभी मूल निकालने होंगे, और अगर आपसे कहेंगे समीकरण के मूल ज्ञात करो तब भी सारे मूल निकालने होंगे। तो किसी समीकरण के समस्त मूल मिलकर, किसी समीकरण के सभी मूल मिलकर समीकरण का हल बनाते हैं। ऑल द रूट साइमल्टेनियसली फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जितने घात की समीकरण होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर सर्वसम का आइडेंटिटी, ऐसी समीकरण जो x के सभी मानों से संतुष्ट होती है सर्वसम का कहलाती है। समीकरण तो क्या होती है, जितने घात की होती है उसके उतने ही मूल होते हैं, लेकिन कोई ऐसी समीकरण ले लें जिसमें जो x के सभी मानों से संतुष्ट होती हो वो सर्वसम का कहलाती है। सर्वसम का में सभी घातों के गुणांक अलग अलग शून्य के बराबर होते हैं। कोई भी सर्वसम का ले लें
अगर वो सर्वसम का है, आइडेंटिटी है, देन इट इज सेटिस्फाइड बाई एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन एन आइडेंटिटी शुड बी 0। देखते हैं एग्जाम्पल एक। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एक सर्वसम का है, आइडेंटिटी है। ये एक सर्वसम का है, आइडेंटिटी है। एक्स का कुछ भी मान रख दो, हमेशा सेटिस्फाई होगी। देखते हैं यहाँ आप इसे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ये तो आप पहले से ही जानते हैं, फैक्टर हैं, आइडेंटिटी हैं, सभी मानों में संतुष्ट होती है। अब आप ये देखते हैं इसके सभी गुणांक शून्य हैं या नहीं है। राइट साइड में मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। एक साइड में ले आए सभी को, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स ए माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। या आप कह सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं सेकंड डिग्री की इक्वेशन लिख दी है आपने, लेकिन सारे गुणांक क्या हैं? 0 है। एक्स बराबर 1 रखेंगे तब संतुष्ट हो रहा है, -1 रखेंगे तब हो रहा है, √2 रखेंगे तब हो रहा है, -1/√3 रखेंगे तब हो रहा है। एक्स का मान कुछ भी रख लो, हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो ऐसी समीकरण जो एक्स के सभी मानों से संतुष्ट होती है सर्वसमका कहलाती है। और सर्वसमका में सभी पदों के गुणांक सेपरेटली 0 के बराबर होते हैं। कई बार अपन को क्वेश्चन करने होते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन में दे रखा होगा एक सर्वसमका है, आइडेंटिटी है, तो अपन अपनी सुविधा अनुसार किसी भी पद के गुणांक को 0 के बराबर रख लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। समीकरण की घात डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। कोई समीकरण दे रखी है, उसमें अधिकतम जितने घात का पद होता है वही उसी पद की घात समीकरण की घात कहलाती है। यदि समीकरण में अधिकतम 1 घात का पद है तो वो 1 घात की समीकरण कहलाएगी, रैखिक समीकरण कहलाएगी। यदि किसी समीकरण में अधिकतम 2 घात का पद है तो वो 2 घात समीकरण कहलाती है। यदि किसी समीकरण में अधिकतम 3 घात का पद है तो वो 3 घातीय या घनीय या क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। तो जो समीकरण में अधिकतम घात का पद हो उसी पद की घात समीकरण की घात कहलाती है। एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक 2 घात की समीकरण है। ये 2 घात की समीकरण है। 2 घात की समीकरण क्यों है देख सकते हैं आप। देखो कितने पद हैं इसमें, एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स वाला पद है और अचर पद है। सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है? एक्स स्क्वायर है, घात 2 है तो अधिकतम घात 2 है, 2 घात का पद है इसलिए समीकरण की घात 2 है। और लिखते हैं ये अधिकतम 3 घात का पद है तो ये घनीय समीकरण है। 3 घात की अर्थात घनीय क्यूबिक समीकरण, 3 घात की समीकरण है तो ये क्यूबिक समीकरण हो गई। अब ये देखते हैं अधिकतम 7 घात का पद है तो ये 7 घात की समीकरण हो गई। ये समीकरण 7 घात की समीकरण है। किसी समीकरण में अधिकतम घात का पद जो होता है उसी पद की घात समीकरण की घात कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर विभिन्न घातों की समीकरण, इक्वेशंस ऑफ वेरियस डिग्री। 1 घात की समीकरण लिख सकते हैं आप। 1 घात की समीकरण हो जाती है ax प्लस बी बराबर 0। a 0 नहीं होना चाहिए। 3x माइनस 4 बराबर 0। ये आपने 1 घात की समीकरण लिख दी, रैखिक समीकरण कहलाती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a नॉट इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/2 बराबर 0। दुघातीय समीकरण हो गई। तो अलग अलग घात की जो समीकरण है उनको फिर एक बार अलग से लिखते हैं। सबसे पहले रैखिक समीकरण, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जैसा नाम है, 1 घात की समीकरण हो गई, वही रैखिक समीकरण कहलाती है। 3x प्लस 4 बराबर 0, ax प्लस b बराबर 0, a नॉन जीरो है। 3 माइनस 4x प्लस 5x माइनस 6, ये भी 1 घात की समीकरण है। सॉल्व करना होता है तो सारे x वाले पद एक तरफ और बिना x वाले दूसरी तरफ लिख लेते हैं आपको। अगर 1 घात की जो समीकरण है उसका व्यंजक ले लें अपन, y बराबर ax प्लस b, जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसको y के को मान लिया तो एक कर्व बन गया। अगर इसको अपन ड्रॉ करते हैं तो 1 घात की समीकरण क्या है, लाइन बनती है।
एक घात की समीकरण का जो व्यंजक है उसके संगत आप फलन बना लें और उसको ड्रॉ करें तो जो कर्व आएगा वो लाइन आप बनती है। इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो कर्व आता है वो एक रेखा आती है। तो एक घात की समीकरण की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आती है द्विघातीय समीकरण। जैसा नाम है द्विघातीय, दो घात की समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी समीकरण जिसमें अधिकतम दो घात का पद हो द्विघातीय समीकरण कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। डेफिनेटली a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा तो क्या होगा? द्विघात वाला पद समाप्त हो जाएगा। तो द्विघात वाला पद समाप्त हो जाएगा तो फिर वो एक घात की समीकरण रह जाएगी। इसलिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा है? नॉन जीरो होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। अगर इसका व्यंजक ले लें, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको बाई के बराबर लिख दें तो एक फंक्शन बन गया। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। इसको अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला आता है। ये आप पहले से जानते हैं। बाई बराबर एक्स स्क्वायर, बाई बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला है, मानक रूप में परवल है जो ऊपर की ओर खुला होता है। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिनोट से पैराबोला ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, बाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला होता है, ये नीचे की ओर खुला होता है। दोनों ही स्टैंडर्ड कर्व हैं। इसी तरह से ये है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ऊपर की ओर खुला होगा। अपन ग्राफ ड्रॉ करें, बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए पॉजिटिव है तो ये पैराबोला तो होगा, कहाँ होगा? ऊपर की ओर खुला होगा। और अगर ए नेगेटिव हो जाए तब भी ये पैराबोला होगा, नीचे की ओर खुला होगा। बहुत छोटी क्लासों से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10th की क्लास में भी है। अदरवाइज अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ABC की दे रखी है तो आप टेबल बना सकते हैं। एक्स और बाई, एक्स के मान रखते जाएं, बाई के मान रखते जाएं और तब उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। फिर आप उनको फ्री हैंड से मिलाएंगे तो पैराबोला बन जाएगा। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पैराबोला पढ़ाई है और 10th क्लास में जो कर्व दे रखे हैं वो है। 10th क्लास वाली आप बुक है वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। NCERT वाली भी जो बुक है अच्छी बुक है और उसमें इनके कर्व दे रखे हैं। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात रही। दो घात की समीकरण है, सभी इसके दो मूल होते हैं और डिटेल में जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब लेंगे सारा। फिर आगे बढ़ते हैं। घनीय समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। जैसा नाम है ऐसी समीकरण जिसमें अधिकतम 3 घात का पद हो घनीय समीकरण कहलाती है। अभी लिखा था एग्जाम्पल, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। जनरल लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। डेफिनेटली a नॉन जीरो। जो सबसे बड़ी घात का पद है उसका गुणांक 0 नहीं होता। अगर गुणांक 0 हो जाए तो कम घात की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। 4 घात की समीकरण, 4 घातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यू कैन से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 4 घात की समीकरण होगी वो आपकी 4 घातीय समीकरण कहलाती है। x4 माइनस 1 बराबर 0, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0। a डेफिनेटली नॉन जीरो, x4 का गुणांक 0 नहीं है। और लिख सकते हैं, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई, ये न्यूमेरिकल इक्वेशन हो गई। 3x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये भी आपकी 4 घातीय समीकरण है। इनकम्प्लीट है, अपूर्ण समीकरण है। ये भी इनकम्प्लीट है, ये पूर्ण समीकरण है। तो अधिकतम जितने घात का पद हो समीकरण की घात भी उसी अधिकतम घात के पद के बराबर होती है। फिर और आगे लेते हैं n घातीय समीकरण, इक्वेशन ऑफ n डिग्री। यदि fn एक n घातीय व्यंजक हो तो fn बराबर 0 n घात की समीकरण होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं fn बराबर, यहाँ fn x बराबर a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an माइनस 1x प्लस an। ये लें
समीकरण ऊपर लिखा है एफ एन एक्स कितने घात की व्यंजक है, एन घात की व्यंजक है, उसको 0 के बराबर रख देंगे तो एन घातीय समीकरण होगी। तो एन घातीय समीकरण क्या है, अपन ये लिख देते हैं a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an माइनस 1 x प्लस an बराबर 0। यहाँ a0 0 नहीं है, n घात की समीकरण है। ये समीकरण कितनी हो गई, n घातीय समीकरण हो गई। दिस इक्वेशन इज ए इक्वेशन ऑफ n डिग्री। समीकरण में अधिकतम n घात का पद है, इसलिए समीकरण की घात n हो गई। दिए मूलों वाली समीकरण बनाना, टू फॉर्म एन इक्वेशन विद गिवन रूट। द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा हों क्या होगी, x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, अर्थात मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एल्फा एंड बीटा इज एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया दोनों ब्रैकेट का, वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो जिसके मूल 2 मूल दे रखे हैं तो द्विघात समीकरण आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एल्फा एंड बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। और देख सकते हैं न्यूमेरिकल ले सकते हैं आप, समीकरण जिसके मूल 1 और 2 हों क्या होगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। मल्टीप्लाई कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये होगी। तो अगर रूट्स गिवन है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और अभी द्विघात समीकरण पढ़ेंगे स्पेशली अलग से, तब देखेंगे। बाकी आपने सीधा 2 फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करके रख दिया, ये इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लिया। अब लेते हैं घनीय समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा गामा हों क्या होगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की थी उसी तरह से ये, वहाँ 2 फैक्टर थे, यहाँ 3 फैक्टर आ गए। एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। अब दोनों को गुणा कर सकते हैं, तीनों को एक साथ गुणा कर देते हैं। कैसे, तीनों ब्रैकेट से x x x ले लिया तो x क्यूब बन गया। साथ साथ देखें, तीनों ब्रैकेट से x x x ले लिया तो x क्यूब बन गया। जब 3 ब्रैकेट का गुणा कर रहे हैं, 3 कोष्टकों को गुणा कर रहे हैं तो हर कोष्टक से एक पद लेना होता है, तो तीनों से x x x ले लिया। अब 2 ब्रैकेट से x ले लें और 1 ब्रैकेट से कांस्टेंट ले लें। कौन से 2 ब्रैकेट, कोई से भी 2 ब्रैकेट। दूसरे और तीसरे ब्रैकेट से एक्स एक्स लिया, पहले से अल्फा ले लिया तो क्या बनेगा, माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर। पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट लिया और दूसरे तीसरे से एक्स ले लिया तो माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर बन गया। दूसरे ब्रैकेट से बीटा लिया और पहले दोनों से एक्स ले लिया तो क्या बनेगा, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तीसरे से कांस्टेंट गामा ले लिया और पहले दूसरे से एक्स ले लिया तो क्या बना, माइनस गामा एक्स स्क्वायर। अब 2 ब्रैकेट से कांस्टेंट लेते हैं और 1 ब्रैकेट से एक्स लेते हैं। पहले और दूसरे ब्रैकेट से कांस्टेंट लिया, तीसरे ब्रैकेट से एक्स लिया तो क्या बना, माइनस माइनस प्लस एल्फा बीटा एक्स। अब दूसरे और तीसरे से तो कांस्टेंट लिया, पहले से एक्स ले लिया तो बीटा गामा एक्स आ गया। पहले तीसरे से कांस्टेंट लिया और दूसरे से एक्स ले लिया तो प्लस गामा एल्फा एक्स आ गया। अब तीनों से कांस्टेंट ले लिया तो माइनस एल्फा बीटा गामा, माइनस साइन आ गया। इनको अब एक सी टर्म कलेक्ट करके लिख दिया आपने, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट लिखा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर। फिर एक्स कॉमन ले लिया, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा बराबर 0। 3 ब्रैकेट लिए आपने, एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तीनों को प्रोडक्ट किया। क्या किया था अपन ने, जब 3 ब्रैकेट का गुणा कर रहे हैं, 3 कोष्टकों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर ब्रैकेट से एक टर्म लेनी होती है। पहली बार आपने तीनों ब्रैकेट से x लिया तो x x x x क्यूब बन गया। तीनों ब्रैकेट से x ले लिया तो x क्यूब बन गया।
फिर अगले स्टेप में क्या किया, 2 ब्रैकेट से x और 1 ब्रैकेट से कांस्टेंट लिया। कांस्टेंट का साइन चूंकि नेगेटिव था, एक ही नेगेटिव साइन आ रहा है और 2 पॉजिटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, इसलिए 3 टर्म आई आपके पास, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। फिर अगली बार क्या किया आपने, 1 ब्रैकेट से x और 2 ब्रैकेट से कांस्टेंट लिए। तो 1 से x और 2 से कांस्टेंट ले रहे हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, तो ये 3 पद आ गए आपके पास, अल्फा बीटा एक्स, बीटा गामा एक्स, गामा अल्फा एक्स। फिर तीनों ब्रैकेट से कांस्टेंट ले लिया आपने, 3 कांस्टेंट है, तीनों का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव 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 3 बार गुणा किया तो माइनस अल्फा बीटा गामा बन गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन आई। समान घात वाले पद एक जगह इकट्ठे कर लिए आपने, एक्स स्क्वायर वाले पद एक जगह, एक्स वाले पद एक जगह, और एक्स क्यू और अचर पद तो एक थे ही, तो फाइनली इक्वेशन बन गई एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। इससे अपन एग्जाम्पल लिख देते हैं, 1 2 3 मूलों वाली घनीय समीकरण, जैसे अल्फा बीटा गामा से किया था उसी तरह से यहाँ कर देते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसे पहले किया था उसी तरह तीनों ब्रैकेट से x ले लिया, अब 2 ब्रैकेट से x और 1 से कांस्टेंट, तो क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये आएगा -1 + 2 + 3 एक्स स्क्वायर। फिर आएगा 2 का गुणा होगा, 2 कांस्टेंट, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1 × x और -1 × 2 × 3 बराबर 0। अब इनको कैलकुलेट करके लिख देते हैं, क्या आ गया, x³ -6x स्क्वायर प्लस 2 और 6 8 और 3 11x और -6 बराबर 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई जिसके मूल 1 2 3 है। पहले आपको बताया था याद करके रखना है, जिन लोगों को याद नहीं है याद कर लें, पूरे सिलेबस में यूज होगा। कहाँ यूज होगा अभी एक बार मैं लिखता हूँ। तो ये क्यूबिक समीकरण जिसके मूल 1 2 3 हैं, x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 इक्वल टू 0। आपके यहाँ क्वेश्चन आ सकता है क्या आया हुआ है क्वेश्चन कि डिफरेंशियल इक्वेशन d³ -6d स्क्वायर प्लस 11d -6y बराबर 0 को हल करो। d बराबर क्या है, dx है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस लगा के भी आया हुआ है। दोबारा लिख देता हूँ इसको, d³ +6d स्क्वायर प्लस 11d +6 × y बराबर 0। सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए फिर टाइम की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा टाइम ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने पे आप एग्जामिनेशन हॉल में लगाएंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, फिर वो टाटा बाय बाय हो जाएगी और फिर अगले साल मौका कब आता है सरकार की पता नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि रेगुलर एग्ज़ाम होते हों आपके, कभी हो गए फिर उसके बाद कब आएगा पता नहीं, कई बार आते आते सरकार बदल जाती है। तो इसलिए हाँ, जिन लोगों को याद है कि पहली समीकरण के मूल 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो वो बिल्कुल सॉल्व नहीं करेगा इक्वेशन को, क्या करेगा, आंसर देख के क्लिक कर देगा। दोनों केस में इसके मूल क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3, उसके हो गए 1 2 3। और देखें आपसे कहेगा इंटीग्रेट 1/x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कर देंगे, अगर आपको रूट्स याद हैं 1 2 3 हैं उसमें, और दूसरे भी दे रखे होंगे, 1 2 4 भी दे रखे होंगे, +1 भी दे रखे होंगे, +1 +2 +3 -1 -2 -3। अगर आपको याद है तो सीधा देख के आप, बहुत चांसेज हैं कि उसमें से आंसर ऐसे ही लगा दें, और अगर नहीं याद है तो फिर पूरा करना ही पड़ेगा। कर तो सब सकते ही हैं, पर ये घर पे आके होगा, वहाँ जाके होगा तो और कुछ क्वेश्चंस को खा जाएगा, टाइम ख़त्म कर देगा। तो इसलिए मुद्दे की बात, घनीय समीकरण जिसके मूल 1 2 3 हैं याद करके रखनी है, x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 बराबर 0। अगेन क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 2 3 इज x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 इक्वल टू 0।
पूरे सिलेबस में जो जो साथ पढ़ रहे हैं आप देखेंगे बहुत बार काम आएंगे। वहाँ फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि वहाँ आपने किया था, वहाँ फिर सॉल्व नहीं करेंगे, फिर आपको कहेंगे कि वो वाला जाके वीडियो देखो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चार घातीय समीकरण आ गई। चार घातीय समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो, एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा बराबर 0, ये होगी। अब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो फिर देखते हैं। सभी ब्रैकेट में से x x x ले लिया तो x टू दी पावर 4 आ गए। अब तीन ब्रैकेट में से तो x लेते हैं और एक ब्रैकेट में से कांस्टेंट लेते हैं। पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट लिया और दूसरे तीसरे चौथे से x लिया, तो क्या बन गया ये माइनस एल्फा एक्स क्यूब आ गया। दूसरे ब्रैकेट से कांस्टेंट बीटा लिया, पहले तीसरे चौथे से x लिया तो माइनस बीटा एक्स क्यूब आ गया। इसी तरह से माइनस गामा एक्स क्यूब माइनस डेल्टा एक्स क्यूब। क्या किया आपने, एक ब्रैकेट से कांस्टेंट और तीन ब्रैकेट से x लिया। चूंकि एक ब्रैकेट से कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव वाले पद आ गए। अब दो ब्रैकेट से कांस्टेंट और दो ब्रैकेट से x लेंगे। अब कितने आएंगे, चार फैक्टर हैं। चार फैक्टर हैं तो चार फैक्टर में से आपको दो सेलेक्ट करने हैं। तो चार फैक्टर में से दो सेलेक्ट होंगे, कितने प्रकार से सेलेक्ट होंगे, 4c2 यानी कि 6 प्रकार से सेलेक्ट होंगे। तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाले पद कितने आएंगे, 6 आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखते हैं। पहले एल्फ़ा के साथ लेते हैं, एल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा डेल्टा एक्स स्क्वायर। पहले एल्फ़ा के साथ वाले ले लिए। अब फिर बीटा से लेते हैं, प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा डेल्टा एक्स स्क्वायर। फिर लेंगे आप गामा डेल्टा एक्स स्क्वायर। देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर तीन, अगली बार अभी तो दो ब्रैकेट से x लिया और दो ब्रैकेट से कांस्टेंट लिया। अब अपन एक ब्रैकेट से x और तीन ब्रैकेट से कांस्टेंट लेते हैं। अब तीन से कांस्टेंट लेंगे तो नेगेटिव 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 क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन आएगा तो अब देखते हैं कौन से तीन से, कोई से तीन लेंगे। 4 में से तीन लेने हैं तो 4c3 4 तरह से आएंगे, तो इसमें 4 पद आएंगे। पहले दूसरे तीसरे से तो कांस्टेंट ले लेते हैं, चौथे से x लेते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, ये माइनस में आएगा, माइनस एल्फ़ा बीटा गामा एक्स माइनस एल्फ़ा बीटा डेल्टा एक्स माइनस एल्फ़ा गामा डेल्टा एक्स माइनस बीटा गामा डेल्टा एक्स। अब चारों से कांस्टेंट ले लिए, तो चारों से कांस्टेंट ले लिए, 4 बार नेगेटिव है, गुणा होके आएगा एल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा विद पॉजिटिव साइन, राइट साइड 0। इनको दोबारा समान घात के पदों को एक एक जगह रख लेते हैं। तो सबसे पहले आगे आपके पास x टू दी पावर 4 माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यू, फिर प्लस ये एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा वो एल्फ़ा वाले पद लिखते हैं पहले, जैसे लिखा है पहले एल्फ़ा बीटा प्लस एल्फ़ा गामा प्लस एल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। 6 पद आ गए, 4 में से 2 लिए, 4c2 तो 6 पद। और फिर यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, फिर क्यूब वाले पद ले लिए आपने, 3 अचर वाले पद ले लिए, माइनस आउटसाइड ले लिया, एल्फ़ा बीटा गामा प्लस एल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस एल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बराबर 0। जब शॉर्ट में लिखना होता है इनको तो क्या लिखते हैं अपन, एक्स टू दी पावर 4 माइनस समीशन एल्फ़ा इंटू एक्स क्यूब प्लस समीशन एल्फ़ा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एल्फ़ा बीटा गामा इंटू एक्स और प्लस एल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बराबर 0। तब आप यहाँ देख सकते हैं समीशन एल्फ़ा क्या है कि सभी मूलों का योग, एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर आएगा आपके पास सिग्मा एल्फ़ा। सिग्मा एल्फ़ा यानी कि चारों मूलों का योग। फिर आप ले रहे हैं सिग्मा एल्फ़ा बीटा। सिग्मा एल्फ़ा बीटा यानी कि दो मूलों के गुणनफल का योग, एल्फ़ा बीटा एल्फ़ा गामा एल्फ़ा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, ये सिग्मा एल्फ़ा बीटा के बराबर आ रहा है। फिर आ रहा है अपने पास सिग्मा एल्फ़ा बीटा गामा।
सिग्मा अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 मूलों के गुणनफल का योग। इसमें 4 पद आए 4c3, 4 में से 3 पद चुनने होते हैं 4c3, तो सिग्मा अल्फा बीटा गामा आएगा। फिर चारों का गुणनफल किया तो ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस लिख दिया था प्लस क्योंकि चारों का साइन नेगेटिव है, तो ये प्लस आ गया। तो इस तरह से समीकरण बन गई जिसके मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हैं। वैसे अभी अपन आगे करेंगे 1 2 3 4 मूलों वाली समीकरण, उसको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी लास्ट में देखेंगे याद करने की बात, क्योंकि अभी ये 4 मूलों वाली समीकरण इस तरह से आप बना सकते हैं। हाँ, तो अब वह समीकरण लिखते हैं जिसके मूल 1 2 3 4 हों। समीकरण जिसके मूल 1 2 3 4 हों, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाली लिखी थी उसी तरह से इसको लिख देते हैं। x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 बराबर 0। सभी ब्रैकेट से x ले लिया तो x टू दी पावर 4 बन गया। फिर 3 ब्रैकेट से x और 1 ब्रैकेट से कांस्टेंट लेंगे तो मैं सीधा लिखता हूँ फिर 1 + 2 + 3 + 4 इंटू एक्स क्यूब। फिर 2 ब्रैकेट से x और 2 ब्रैकेट से कांस्टेंट लेंगे, माइनस माइनस तो प्लस वाली टर्म आएगी। पहले लिखते हैं आप 1 × 2 + 1 × 3 + 1 × 4, फिर लिखते हैं आप 2 × 3 + 2 × 4, फिर लिखते हैं आप 3 × 4। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गई, ये x² आ गया। फिर 3 टर्म वाली लेंगे, 3 टर्म से फिर नेगेटिव साइन आएगा। 3 टर्म से 3 ब्रैकेट से कांस्टेंट और 1 ब्रैकेट से x लेंगे, तो शुरू करते हैं 1 × 2 × 3 प्लस 1 × 2 × 4 प्लस 1 × 3 × 4 प्लस 2 × 3 × 4 इंटू x, और फिर सभी का गुणा कर दिया 1 × 2 × 3 × 4 बराबर 0। अब इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो x4 x क्यूब का गुणांक तो कितना आ गया 10 आ गया, 4 3 7 और 3 10, 10 x³ आ गया 35x²। फिर देखते हैं आप x वाला, ये 6 और 8 6 और 8 14 14 और 12 26 26 और 24 50 x, और फिर गुणा कर दिया 24 बराबर 0। x4 - 10x³ + 35x² - 50x + 24 = 0। तो ये वह समीकरण हो गई जिसके मूल 1 2 3 4 हैं। इसको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और क्वेश्चंस कर लें, फिर लास्ट में अगर कर सकते हैं तो लास्ट में आप इसे याद कर लेना। फिर आगे देखते हैं। अब ये n घातीय समीकरण लिख दी, n घातीय समीकरण जिसके मूल α1 α2 α3 अप टू αn हो, तो क्या होगा, सीधे ये a0 लगा दिया, a0 हटा भी सकते हैं, या a0 ब्रैकेट x - α1 x - α2 x - α3 अप टू ... लास्ट में x - αn होगी। मैं दोबारा लिख देता हूँ, x - α1 x - α2 x - α3 ... x - αn बराबर 0 होगी। फिर इसको आप लिखेंगे सब ब्रैकेट से x का गुणा करेंगे तो ये x टू दी पावर n आ जाएगा। फिर n - 1 ब्रैकेट से x और 1 ब्रैकेट से कांस्टेंट लेंगे तो वो आएगा सिग्मा α1 × x टू दी पावर n - 1। फिर 2 ब्रैकेट से ये कांस्टेंट लेंगे और n - 2 ब्रैकेट से x लेंगे। इसी तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट में आके -1 टू दी पावर n α1 α2 अप टू αn बराबर 0। ये n घात की समीकरण हो जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, n की वैल्यूज होंगी, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते होंगे। अब आगे चलते। अच्छा, समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध। तो ये द्विघात समीकरण हो सकती है, घनीय समीकरण हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है और n घात की भी हो सकती है। जैसे समीकरण दे रखी है ax² + bx + c बराबर 0, और इसके मूल आपको दे दिए अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ मूलों का योग क्या है, मूलों का गुणनफल क्या है, और इस एक्सप्रेशन का इस मूलों के साथ रिलेशन क्या है, तो वो आपको देखना होता है। इसी तरह से अगर घनीय समीकरण दे रखी हो ax³ + bx² + cx + d बराबर 0, इसके मूल आपके अल्फ़ा बीटा गामा हैं, इसके मूल अल्फ़ा बीटा गामा हैं। तो वो समीकरण, अब अल्फ़ा बीटा गामा और गुणांकों में क्या संबंध है, मूलों का योग ले सकते हैं, गुणनफल ले सकते हैं, दो मूलों के गुणनफल का योग ले सकते हैं,
और इस एक्सप्रेशन और इनके मूलों में क्या संबंध है वो सारे आपको देखने। अभी एक एक करके लेते हैं फिर अपन ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों में और गुणांकों में क्या संबंध है। आपको समीकरण दे रखी है ax² + bx + c = 0। इसके मूल दे रखे हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा मूलों वाली समीकरण तो अपन ने अभी लिखी थी, थोड़ी देर पहले बनाई थी, x - अल्फ़ा x - बीटा = 0। तो एक तो उसको साइड में लिख देते हैं, चूँकि अल्फ़ा बीटा मूलों वाली समीकरण क्या होती है, x - अल्फ़ा × x - बीटा = 0 है। इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा इज x - अल्फ़ा × x - बीटा = 0। दिस इम्प्लाइज x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा + बीटा टाइम्स x + अल्फ़ा बीटा = 0। ये थी आपके पास। और दी समीकरण, अब दी समीकरण क्या है आपके पास, ax² + bx + c = 0। लेकिन आपकी समीकरण में x² गुणांक 1 है, इसमें a दे रखा है ax²। a निश्चित रूप से 0 नहीं होगा, तो a से डिवाइड कर दिया, x² + b/ax + c/a = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसके मूल भी क्या है, अल्फ़ा बीटा, और उसके मूल भी अल्फ़ा बीटा हैं, तो दोनों आइडेंटिकल हैं, समान है ये तो इनकी तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ 1 एंड 2, कितना आ गया यहाँ से, x² का कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट बराबर है 1 है, तो बाकी कोफिशिएंट भी बराबर होंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा + बीटा = b/a एंड अल्फ़ा बीटा = c/a। तो फाइनली ये आ गया अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा बीटा = c/a। ये मूलों और गुणांकों में संबंध आ गए, यानी कि मूलों का योग आ गया आपके पास -b/a और मूलों का गुणनफल आ गया c/a। अब इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हों, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा, देन नंबर 1 अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और आप कह सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², x का गुणांक बटे x² का गुणांक। सेकंड अल्फ़ा बीटा = c/a, c/a, c इज द कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन और a कोफिशिएंट ऑफ x², ये आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। और थर्ड ax² + bx + c = a टाइम्स x - अल्फ़ा x - बीटा। ये एक्सप्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार लिखना होता है, तो सभी को पता होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है। यहाँ देखें कैसे आ जाता है, ax² + bx + c, इसको a कॉमन ले लिया, x² + b/ax + c/a। b/a भी आपने देखा था किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ब्रैकेट अल्फ़ा + बीटा, यह आएगा x² माइनस अल्फ़ा + बीटा टाइम्स x + अल्फ़ा बीटा। और ये एक्सप्रेशन, इसके दो फैक्टर्स आप जानते हैं, ये किसके इक्वल हो गया, a टाइम्स x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा। तो फाइनली ये हुआ, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हों, then sum of the roots alpha plus beta minus b/a, alpha beta c/a और ax² + bx + c बराबर a टाइम्स x - अल्फ़ा x - बीटा। ये डायरेक्ट ही लिखना होता है, पर शुरू में मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन के भी लिख सकते हैं आप। क्यूबिक के लिए देखते हैं, जिस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया था उसी तरह इसमें कर सकते हैं। अभी मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, घनीय समीकरण पढ़ेंगे फिर वहाँ लिखेंगे। घनीय समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हो, तब नंबर 1 सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर -b/a, यानी -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक।
अगेन सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ये लिखा। दो मूलों के गुणनफल का योग, इसको सिग्मा अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा सी अपॉन ए। सी क्या है इक्वेशन में? एक्स का गुणांक, तो आ जाएगा ये एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। एक्स का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे आ गया एक्स क्यू का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। थर्ड, तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए यानी कि अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। और जो एक्सप्रेशन पहले द्विघात समीकरण के लिए लिखा था वो यहाँ भी लिख सकते हैं। एंड फोर्थ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ये आ गया। दोबारा से, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन देन सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। Sum of the roots taking 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c upon a, and product of the roots minus d upon a, and expression of the equation means ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, d equal to a times x minus alpha x minus beta x minus gamma. Again ax cube plus bx square plus cx plus d equal to a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। इसी तरह अपन n घात की 4 घात के समीकरणों उसके लिए भी लिख सकते हैं। 4 घातीय समीकरण आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यू कैन से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चतुर्थ घातीय समीकरण, समीकरण ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स 4 प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा हों, तब नंबर 1 सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस एक्स क्यू का गुणांक बटे एक्स 4 का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 विद नेगेटिव साइन। सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, दो मूलों के गुणनफलों का योग। 4c2 कितने पद आएंगे इसमें? 4c2, 4c2 इंटू 4c2 मीन्स 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 6 पद आएंगे, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। तो ये कितना आ जाएगा आपका? c अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4, देन सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ये आएगा माइनस डी अपॉन ए, तीन मूलों को लेकर बने गुणनों का योग। सिग्मा अल्फा बीटा गामा कितने पद आएंगे इसमें? 4 पद आएंगे, अभी लिखे थे। कौन कौन से? दोबारा रिपीट करता हूँ। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, तो माइनस डी अपॉन ए, चारों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर ई अपॉन ए। और साथ साथ फिर वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं जैसे पहले लिखे थे, ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। ये 4 घात की समीकरण के लिए हुआ, और ये ही n घात की समीकरण के लिए आएगा, वो आगे लिखते हैं। n घात की समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध। माना समीकरण a0 एक्स टू दी पावर n प्लस a1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 एक्स प्लस an बराबर 0 के मूल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n है। तब ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? जैसे पहले लिख रहे थे, तब ये जो इक्वेशन का एक्सप्रेशन है वो हो गया a0 टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा 1 एक्स माइनस अल्फ़ा 2 एक्स माइनस अल्फ़ा 3 डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा n। तो एक्सप्रेशन जो लास्ट में लिख देते पहले नंबर पे लिख दिया। अब समीशन ऑफ अल्फ़ा आई या अल्फ़ा 1 ही लिख देते हैं अपन, यानी सारे मूलों का योग कितना आ जाएगा? माइनस a1 अपॉन a0,
एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 का गुणांक बटे एक्स टू दी पावर एन का गुणांक विद नेगेटिव साइन। सेकंड, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 दो मूलों के गुणनफल का योग कितना आ जाएगा, A2 अपॉन A0। और मैं फिर जनरल लिखता हूँ सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा आर मूलों को एक साथ लेकर बने गुणनों का योग। एक मूलों का लिखा तो एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 का गुणांक आएगा, दो मूलों को साथ साथ लेंगे तो एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 का गुणांक आएगा। आर मूलों को ले रहे हैं तो कितना आएगा, -1 टू दी पावर आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर का गुणांक और नीचे एक्स टू दी पावर एन का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस आर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन। और एन माइनस आर का गुणांक क्या आएगा, ये ए आर आ जाएगा, -1 टू दी पावर आर ए आर अपॉन A0 ये आएगा। और फिर सभी मूलों का गुणांक लिखना होगा तब अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन, ये बराबर हो जाएगा -1 टू दी पावर एन ए एन अचर पद अपॉन A0। यानी कि इसको दोबारा लिख सकते हैं -1 टू दी पावर एन कांस्टेंट टर्म अचर पद अपॉन एक्स टू दी पावर एन का गुणांक। यानी ऊपर आ गया कांस्टेंट टर्म और नीचे एक्स टू दी पावर एन का कोफिशिएंट आ गया। तो ये समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध की बात रही। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी फिर और पढ़ेंगे। मैकेनिकल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है, लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में अधिकतर लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो कुछ चीज़ें नहीं लग सकती हैं। बाकी रूटीन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण सबने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड के कुछ पेपर में भी द्विघात समीकरण में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड ग्रेड में द्विघात समीकरण आती है ही, और ACF में भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन पिछले जो पेपर था उसमें द्विघात समीकरण के ही क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो इसलिए अपन ये तो कर ही रहे, बीच में एक द्विघात समीकरण के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे एक बार और करेंगे। ठीक है, फिर द्विघात समीकरण का अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फिर इतना ही। सभी को नमस्कार।